मैं सुरेश चंद्र आपको फिजिकल वर्ल्ड जिसका एक टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स, जो कि फिजिक्स 11th का है, मैं इसको बताने जा रहा हूँ आपको काफ़ी इजी वे में। यहाँ पर एक शब्द है कि व्हाट इज फिजिक्स। एक्चुअली फिजिक्स को देखा जाए तो ये साइंस है, यानी साइंस की एक ब्रांच है। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ अ साइंस और ये मोस्ट बेसिक साइंस है। फिजिक्स इज मोस्ट बेसिक साइंस। जो फिजिक्स का जन्म है, एक्चुअली उसको देखा जाए तो एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस। फ्यूसिस FUSIS है। इसका मीनिंग है नेचर, यानी द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। इसका मतलब है नेचर। और नेचर के बारे में कहा जाता है कि पूरा यूनिवर्स विथ इट्स ऑल फिनोमेनन, यानी नेचर के साथ जितने फिनोमेनन एसोसिएटेड हैं, जैसे हम आकाश को नीला देखते हैं, ये फिनोमेनन एक है। उगता हुआ सूर्य लाल दिखता है, फिनोमेनन है। डूबता हुआ सूर्य लाल दिखता है, फिनोमेनन है। सन से जो एनर्जी इमिट होती है, जो लाइट इमिट होती है, उसका क्या कारण है, ये फिनोमेनन है। हमारे सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, या प्लैनेट्स के चारों ओर मून्स रिवॉल्व करते हैं, ये सारे के सारे फिनोमेनन हैं। तो इन सबों को हम एक साथ कह सकते हैं, क्या? नेचर कह सकते हैं। नेचर द यूनिवर्स विथ इट्स ऑल फिनोमेना, विथ इट्स ऑल फिनोमेना इज कॉल्ड नेचर। इसका मतलब है कि नेचर जो है ये स्टडी फील्ड हो जाएगा किसका? फिजिक्स का, या स्टडी ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसका? फिजिक्स का। यानी नेचर इज स्टडी ऑब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। अब पुराने समय को अगर देखा जाए तो फिजिक्स को नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था, इसलिए फिजिक्स के लोगों को फिलॉसफर कहा जाता था। फिलॉसफर, ये पुराने समय की बात है कि जो फिजिक्स के लोग हुआ करते उनको फिलॉसफर कहा जाता था और इसको फिलॉसफी कहा जाता था। फिजिक्स को हम एग्जैक्ट साइंस कहा करते हैं। एग्जैक्ट साइंस कहा करते हैं, इसका कारण है कि हम फिजिक्स में क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। कोई ब्रांच, कोई साइंस एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इसको हम एग्जैक्ट साइंस कहा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। जो फिजिकल क्लासिकल फिजिक्स है वो डिटर्मिनिस्टिक है, उसमें सारा का सारा काम हम लोग मेजरमेंट से करते हैं। जबकि अगर हम क्वांटम फिजिक्स को देखें तो ये प्रोबेबिलिस्टिक है। प्रोबेबिलिस्टिक है, यानी प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है, इसके कारण क्वांटम फिजिक्स जो है प्रोबेबिलिस्टिक है। न्यूटन ने पहली बार फिजिक्स में कैलकुलस को इंट्रोड्यूस किया था। फिजिक्स में पहली बार इन्होंने कैलकुलस को इंट्रोड्यूस किया था। और जहां तक एक्सपेरिमेंट का सवाल है तो गैलीलियो को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। गैलीलियो को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, जिसमें कई सारी फीसा वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं जो कि गैलीलियो के किए हुए थे। इनर्शिया वगैरह के बारे में भी गैलीलियो ने ही कहा था। और जो आइंस्टीन है उनको टाइटल अवार्ड किया गया है फादर ऑफ फिजिक्स ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी का इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, किसे? आइंस्टीन को। तो अगर इन सारी की सारी बातों को हम देखें, यानी फिजिक्स का जो जन्म है वो फ्यूसिस से हुआ है, और फ्यूसिस का मतलब नेचर है। और नेचर का मतलब है कि यूनिवर्स विथ इट्स ऑल फिनोमेनन, नेचर के साथ जो भी फिनोमेनन एसोसिएटेड है वो सभी को मिला दें तो हम उसको क्या कह देंगे? नेचर कह देंगे। यूनिवर्स विथ इट्स ऑल फिनोमेनन। जैसे मैंने अभी कहा कि हम चलते हैं, फ्रिक्शन के कारण चलते हैं, ये भी फिनोमेनन है। हम तवे पर अगर रोटी रखते हैं तो रोटी फूल जाती है, ये भी क्या? एक फिनोमेनन है। हम आंखों से देखते हैं, ये भी एक फिनोमेनन है। हम एक दूसरे को देखते हैं, ये भी फिनोमेनन है। क्यों देखते हैं? क्या कारण है कि हम एक दूसरे को देख पाते हैं? किसके द्वारा हम देख पाते हैं? ये भी फिनोमेनन है। मैंने अभी कहा कि हमारी पृथ्वी
सन के चारों ओर घूमती है, यानी जितने प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं, सभी क्या हैं, फिनोमेनन ही है। यानी नेचर के साथ जितने सारे फिनोमेनन हैं, यानी यूनिवर्स में जितने फिनोमेनन हैं और यूनिवर्स, इन सबको अगर मिला दे तो एक ही शब्द बनता है क्या, नेचर। और यही कारण है कि फिजिक्स का जो स्टडी फील्ड है उसको आप क्या कहते हो, नेचर कहा करते हैं। नेचर इज स्टडी फील्ड ऑफ किसका, फिजिक्स का। फिजिक्स को पुराने समय में फिलॉसफी कहा, नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। और यही कारण है कि पुराने समय में आप फिजिक्सिस्ट को, मतलब जो फिजिक्स जानने वाले होते थे उनको अब फिलोसफर कहा जाता था। अब फिजिक्स एग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि हम फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स एक्चुअली डिटर्मिनिस्टिक है, सारा काम हम उसमें डिटर्मिनेशन से करते हैं, जबकि क्वांटम फिजिक्स है प्रोबेबिलिस्टिक है, प्रोबेबिलिटी के आधार पर है ये, ठीक है ना। और न्यूटन ने पहली बार फिजिक्स में कैलकुलस को इंट्रोड्यूस किया था। गैलीलियो को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स कहा करते हैं। और जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन उनको 20th सेंचुरी का फादर ऑफ फिजिक्स ऑफ 20th सेंचुरी, ये टाइटल उनको अवार्ड किया गया था कि नहीं फिजिक्स को। तो एक्चुअली फिजिक्स क्या है अगर देखा जाए, हम इसको हटा देते हैं। अब फिजिक्स को आपसे कह दे कि फिजिक्स क्या है, आसानी से आप कह सकते हो कि द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी and their interactions is called a physics। यानी मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एनर्जी क्या है, मैटर और एनर्जी का क्या रिलेशन है, ये सारी बातें जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं वो ब्रांच क्या है, फिजिक्स है। यानी फिजिक्स द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। कोई आपसे कह दे कि व्हाट इज फिजिक्स, तो सबसे पहला तो सेंटेंस आपको कह देना है कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, यानी फिजिक्स इज मोस्ट बेसिक साइंस, फिजिक्स मोस्ट बेसिक साइंस है। और इसका जन्म फ्यूसिस से है, और फ्यूसिस का मतलब होता है जो ग्रीक वर्ड है, और फ्यूसिस का मतलब है क्या, नेचर। और नेचर क्या है, तो जो यूनिवर्स हमारा है उसके साथ जितने फिनोमेनन हैं इन सबों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, नेचर कहा करते हैं। इसका मतलब है कि फिजिक्स का जो स्टडी ऑब्जेक्ट है, फिजिक्स का जो स्टडी फील्ड है वो क्या है, नेचर है। यानी नेचर में जितने फिनोमेनन हैं वो सारे के सारे फिनोमेनन को हम लोग स्टडी करते हैं, किसमें, फिजिक्स में। तो सिंपल सा सेंटेंस हो गया, फिजिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहा करते हैं। अब कोई आपसे कह दे कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट, स्कोप एंड एक्साइटमेंट स्कोप एंड एक्साइटमेंट। एक्चुअली अगर फिजिक्स के बारे में कहा जाए तो फिजिक्स के बारे में कहा जाता है कि फिजिक्स डील्स विथ लॉज एट रूट। यानी फिजिक्स जो लॉज है उनकी जड़ से क्या करता है, डील करता है। इट इज एक्साइटिंग as it considers basic facts of nature। एंड नेचर के जो बेसिक फैक्ट्स हैं इसको हम
स्टडी करते हैं किसमें, ऑफ फिजिक्स में। यानी फिजिक्स डील्स विथ लॉज एट रूट्स, इट इज एक्साइटिंग एज इट कंसीडर्स बेसिक फैक्ट्स ऑफ नेचर। नेचर के बेसिक फैक्ट्स को क्या करता है, ये कंसीडर करता है। ओके, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इट देयरफॉर covers all phenomena it therefore covers all phenomena associated with matter and energy। ध्यान दीजिएगा, जब आपने कहा कि फिजिक्स जो लॉज है उनके रूट्स को ये कंसीडर करता है, रूट्स को से लेकर चलता है, जड़ से लेकर चलता है कि वो लॉ है क्या, उसकी जड़ क्या है। और यही कारण है कि ये कंसीडर करता है किसी बेसिक फैक्ट्स जो है किसके साथ, नेचर के साथ। इट देयरफॉर कवर्स ऑल फिनोमेना एसोसिएटेड विथ नेचर एंड एनर्जी। नेचर एंड एनर्जी यानी नेचर के साथ और एनर्जी के साथ जितने फिनोमेनन हैं वो सारे के सारे फिनोमेनन को ये क्या करता है, कंसीडर। और यही कारण है कि ऑल अदर साइंटिफिक ब्रांचेस ध्यान दीजिएगा, all other scientific branches are the applications of the basic facts we study in physics। ध्यान दीजिएगा, we study in physics। ठीक ना, जितने भी साइंस के ब्रांचेस हैं वो फिजिक्स के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उन्हीं बेसिक फैक्ट्स को यूज करते हैं किसमें, ऑन ब्रांचेस में। ऑल अदर साइंटिफिक ब्रांचेस आर द एप्लीकेशंस ऑफ द बेसिक फैक्ट्स आर बी यूज्ड इन फिजिक्स। और यही कारण है कि it is to an extent a science of science। यानी फिजिक्स को हम साइंस ऑफ साइंस कहा करते हैं, फिजिक्स को हम साइंस ऑफ साइंस कहा करते हैं। तो कहीं कुछ ऐसी कोई बात नहीं जो आपके दिमाग में नहीं है। ध्यान ये रखना है कि फिजिक्स में हम जो भी करते हैं या जो भी नियम को यूज करते हैं उसको हम जड़ से शुरू करते हैं। और यही कारण है कि नेचर के साथ जितने फिनोमेनन हैं वो सारे के सारे फिनोमेनन को हम कवर कर लिया करते हैं किसमें, फिजिक्स में, एसोसिएटेड विथ मैटर एंड एनर्जी। और जो अन्य ब्रांचेज है साइंस की, उन ब्रांचेज में हम लोग फिजिक्स में जो बेसिक फैक्ट्स हैं उन्हीं को यूज करते हैं। और यही कारण है कि साइंस को यानी फिजिक्स को हम साइंस ऑफ साइंस कहा करते हैं, फिजिक्स को साइंस ऑफ साइंस कहा करते हैं। अब जहां तक कंट्रीब्यूशन का सवाल है, contributions of physics are two. Contribution of physics to science. Contribution of physics to science, society. Science, society and technology. इसमें आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। अगर हम किसी को भी ले लेते हैं,
जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में बहुत आप यूज करते हैं किसका, फिजिक्स का। आप अगर चार्ज के कंजर्वेशन की बात है, अगर आप केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं तो केमिकल रिएक्शंस में आप कहते हैं कि चार्ज कंजर्व रहता है। जैसे आप कहते हैं कि SO4 को अगर हम तोड़ देते हैं तो Cu प्लस 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 SO4 हो जाता है, माइनस माइनस। अगर हम CuSO4 की बात करते हैं तो इस पर 0 चार्ज है, इसकी बात करते हैं तो +2e चार्ज है, इसकी बात करते हैं तो -2e चार्ज है। या हम एटम की बात करते हैं या लॉज ऑफ एटम्स की बात करते हैं, जैसे बोर थ्योरी की बात करते हैं, हम थॉमसन मॉडल की बात करते हैं, हम रदरफोर्ड मॉडल की बात करते हैं, हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। ये सभी जो है आप केमिस्ट्री में भी पढ़ा करते हैं। अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं तो जो बायोलॉजी के विद्यार्थी वो जानते हैं इसमें 2 सब्जेक्ट, एक जूलॉजी है और एक बॉटनी है। आप जानते हैं अगर जूलॉजी की बात की जाए तो आप इसमें प्रेशर को यूज करते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को यूज करते हैं। आप सरफेस टेंशन को यूज करते हैं, यहां तक कि आप बायंसी को भी यूज करते हैं। मैंने देखा है जैसे कि जूलॉजी वाले सब लोग कहा करते हैं कि समुद्र में कोई एक ये होता है, जीव होता है जो गर्मी के समय में कैप तैयार करता है और जाड़े के समय में उसका कैप गायब हो जाता है। इसका कारण क्या है कि जो गर्मी का समय है तो पानी जो है उसका सरफेस टेंशन घट जाता है, जिसके कारण उसके डूबने की संभावना रहती है, बायंसी घट जाता है। और सर्दी के समय में वो बढ़ जाता है बायंसी, जिसके कारण वो उसका कैप खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जूलॉजी की अगर हम बातचीत करते हैं तो जूलॉजी में भी बहुत सारे फिनोमेनन की बात हम लोग अगर करें तो उनका संबंध सीधा सीधा किससे है, फिजिक्स से है। और फिजिक्स वाले लोग जो हैं जूलॉजी के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। IIT कानपुर में आपने देखा होगा जूलॉजी के साथ फिजिक्स की ब्रांच भी है। मेडिकल साइंस में दोनों भी काम कर रहे हैं। और बॉटनी में आप देखते हैं तो बॉटनी में भी जैसे आप एनर्जी का यूज करते हैं, आप लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, यहां तक कि आप यहाँ पर लाइट जो एनर्जी है उसके आप यूनिट कहा करते हैं, ATP क्या क्या कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर बायोलॉजी की बातचीत की जाए तो बायोलॉजी में भी हम लोग फिजिक्स का यूज करते हैं। अगर केमिस्ट्री की बातचीत की जाए तो केमिस्ट्री में भी हम लोग फिजिक्स का यूज करते हैं। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहां पर आराम से कह सकते हो फिजिक्स provides techniques. Physics provides techniques and different branches of engineering different branches of engineering apply a principle of physics, and techniques are discovered by physicists. आप किसी भी ब्रांच को ले लीजिए, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हैं, फिजिक्स का यूज है उसमें।
आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की थ्योरी क्या है, डायनामो की थ्योरी क्या है, ये सारा का सारा काम करते हैं। जो यहाँ पर आप थ्योरीज डेवलप करते हैं इंजीनियरिंग में, उसकी आप उसका क्या एपरेटस को आप क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। आप फिजिक्स में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी ब्रांच है फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, आप फिजिक्स में ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, फिजिक्स में आप डायोड की बात करते हैं, फिजिक्स में आप रेक्टिफायर्स की बात करते हैं, तो जितने भी आपके रेडियोस हैं, जितने भी आपके उसमें सब में क्या यूज होते हैं, रेक्टिफायर्स यूज होते हैं। रेक्टिफायर्स यूज होते हैं, चूंकि रेक्टिफायर्स हमेशा एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो जितने भी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस हैं, वो सारे के सारे ब्रांचेस यूज करते हैं किसको, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को यूज करते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप इससे हट सकते हैं, या जो टेक्निक्स हैं जिसको डिस्कवर करते हैं कौन, आप फिजिसिस्ट डिस्कवर करते हैं। आप बोलिए, आप हर जगह आपके याद करो, अगर आप सू की बात करते हैं तो आपके पास ये हुआ करती थी क्या, तार जब आता था तो एक बार होता था। इसके बाद आप देखें कि टेलीफोन की बात बनी, टेलीफोन के बाद पेजर आए, पेजर के बाद मोबाइल की बात बनी, मोबाइल के बाद फिर उसमें और एडवांस मोबाइल हो गए जिसमें आप फेस टू फेस बातचीत करते रहते हैं। ठीक, बहुत सारी यानी कम्युनिकेशन के मामले में फिजिक्स ने काफी सपोर्ट किया है, काफी सब, हर जेब, हर गांव, हर व्यक्ति के पास क्या है आजकल, मोबाइल है। एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो हर के पास एक मोबाइल है, और यही कारण है कि आपस के जो संबंध हैं वो भी क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं। किसके कारण, मोबाइल के कारण। इसका मतलब है कि अगर हम आपसे कहना चाहें कि 10 टेक्नोलॉजी heavily leans on physics, यानी जो टेक्नोलॉजी है उसका झुकाव फिजिक्स की ओर सबसे ज्यादा है, फिजिक्स की ओर सबसे ज्यादा है। तो कहां आप बच सकते हैं, नहीं बच सकते हैं। आप अगर मेडिकल साइंस की बातचीत की जाए, मेडिकल साइंस की अगर बातचीत करते हैं हम, मेडिकल साइंस अगर हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो ये मॉडर्न हॉस्पिटल, a modern hospital has equipments in which techniques of physics are used। जैसे अगर आप अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, ये फिजिक्स की देन है। कभी कभी किसी के पेट में अगर पथरी हो गई है, आप अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता कर सकते हैं पथरी कहां पर है और कितने साइज की है। अगर किसी मां के पेट में बच्चा है तो बच्चा मेल है या फीमेल है, इसका आप पता कर सकते हैं, किससे, अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं। एक्सरेज आपने देखा होगा, आजकल आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और सपोज कीजिए कि हाथ में आपकी दर्द है, तुरंत कहता है कि आप इसका एक्सरे कराइए। क्यों? क्योंकि आप हो सकता है कि वहां पर फ्रैक्चर हो। तो एक्सरेज इस सब में फिजिक्स का ही यूज है। आप अगर इंडोस्कोपी करते हैं,
इसमें फिजिक्स का ही यूज है। आप ईसीजी करते हैं, फिजिक्स का यूज है। आप एमआरआई करते हैं, फिजिक्स का यूज है। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो हैं किसके हैं? फिर यहां तक कि जब आप शुरू में डॉक्टर बन के जाते हैं तो आपके गले में स्टेथोस्कोप होता है। जब नर्सेज मेडिकल जब पेशेंट को देखने चलती तो उनके हाथ में थर्मोमीटर्स होता है। तो कहने का मतलब है कि हम अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो बिना फिजिक्स के हम कुछ नहीं कर सकते, जो कि फिजिक्स की जितने भी ये जैसे एक्सरेज है, इंडोस्कोपी है, ईसीजी है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड, कई सारी टेक्निक, यहाँ तक कि लाइट पाइप वगैरह जो है वो फिजिक्स डॉक्टर्स यूज करते हैं पेट के अंदर के सारे साइट्स को देखने के लिए। ओके, यहां तक कि अगर आप युद्ध में जाते हैं, जैसे जितने सारे मिसाइल्स हैं उनका संबंध किससे है? फिजिक्स से है। एटम बम्स का संबंध किससे है? फिजिक्स से है। एटम बम क्या है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम का संबंध किससे है? फिजिक्स से है। तो यहां तक कि जो हमारी बल जल सेना है, जल के अंदर जिसमें आप अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, सोनार के रूप में करते हैं, सोनार SONAR, सोनार के रूप में यूज करते हैं, और ऊपर की ओर रडार के रूप में यूज करते हैं। प्लेन्स में भी फिजिक्स का यूज हुआ है। जो आप रोड पर साइकिल चलाते हैं, फिजिक्स है। और रोड पर जो आप स्कूटर चलाते हैं, फिजिक्स है। रोड पर जो आप कार चलाते हैं, फिजिक्स है। जो आज जिस ट्रेन से आप सफर करते हैं, फिजिक्स है। लेकिन कभी कभी ये दुख का कारण हो जाता है। ये सभी कल ही एक प्लेन जो अहमदाबाद से लंदन की ओर उड़ना शुरू किया था, कुछ ही समय वो गिर गया, जिसमें बहुत सारे लोग, करीब 299 पर्सन्स मारे गए। तो यहाँ ये निश्चित है कि अगर किसी भी साइंस के ऑपरेटर्स का जब हम यूज करते हैं तो उसको अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए कि वो ठीक है कि नहीं। आपने देखा होगा कि जब आप एक्सरे की बात करते हैं और कहीं पर आप एक्सरे कराने जाते हैं तो एक्सरे में पोटेंशियल हमेशा कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो अगर, चूंकि इसमें एक्सरे में दो प्रकार के एक्सरेज हैं, एक को आप सॉफ्ट एक्सरेज कहा करते हैं और एक को आप हार्ड एक्सरेज कहा करते हैं। और हार्ड एक्सरेज का जन्म होता है हाई पोटेंशियल से। तो अगर बाई चांस किसी ने पोटेंशियल को बढ़ा दिया है और आपने उस समय उसमें एक्सरे करवा लिया है तो निश्चित रूप से आपको अगर कैंसर नहीं है तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आरबीसी को एक्सरेज क्या कर देंगे? मार देंगे। इसलिए साइंस के जितने भी आप डिवाइसेस हैं उनका यूज जब आप करते हैं, आप सोचिए हाइड्रोजन बम महा खतरनाक बम है, जो कि एटम बम से ही चलता है, जो उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाती है, जो कि अभी हर समय एक दूसरे देश पर को खतरा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एटम बम चल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हाइड्रोजन बम चल जाए। कि तो ये हर जगह क्या है? फिजिक्स है। मिसाइल्स फिजिक्स की देन है। ओके।